पैरामीशियम के इस वीडियो लेक्चर में हम हमारे लास्ट टॉपिक में जो स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे पैरामीशियम की उसको कंटिन्यू करेंगे। हम अपने लास्ट लेक्चर में न्यूक्लियस और जो इसका साइटोप्लाज्म है इसको स्टडी कर चुके हैं। अभी हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस या संकुचनशील उपकरण को। पैरामीशियम में दो संकुचनशील रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। इनमें से एक शरीर के अगले सिरे पर और वहीं जो दूसरी होती है वह पिछले सिरे पर स्थित होती है। ये दोनों शरीर के पृष्ठ सतह के पास में स्थित होती हैं। जो डोर्सल पार्ट है वहाँ पे हमें ये देखने को मिलती हैं। जो वैक्यूल्स होती हैं वे हमें कॉन्ट्रैक्टाइल जो एपरेटस होते हैं ये हमें जो शरीर का जो पृष्ठ जो हिस्सा है वहाँ हमें देखने को मिलते हैं। प्रत्येक संकुचनशील रिक्तिका में थैलेनुमा आशय तथा 6 से 10 माइक्रोन, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, प्रत्येक जो कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस होता है इसमें थैलेनुमा आशय देखने को मिलता है हमें। साथ ही साथ में 6 से 10 माइक्रोन लंबी सक्रिय तर्करूप रेडियल कैनाल्स हमें देखने को मिलती हैं। और ये जो रेडियल कैनाल्स होती हैं ये शरीर में दूर तक फैली रहती हैं। इन्हें हम एफरेंट पल्सेटिंग कैनाल्स या हम कहें अभिवाही स्पंदनशील नलियाँ भी कहते हैं। रेडियल कैनाल के बारे में अगर हम बात करें तो हम इसे 3 भागों के अंदर बांट सकते हैं। पहला जो भाग होता है इसका वह होता है शीर्ष पार्ट या हम कहें एंड पोर्शन। यह एफरेंट पल्सेटिंग जो कैनाल्स होते हैं इसका अंतिम नुकीला भाग होता है। साथ ही साथ इसके चारों ओर कोशिका द्रव्य में कई शाखित नलिकाओं का जाल हमें देखने को मिलता है। इन नलिकाओं को हम नेफ्रेडियल ट्यूब्यूल्स कहते हैं। डायग्राम में आप नेफ्रेडियल ट्यूब्यूल्स को देख सकते हैं। ये अंतःद्रव्यी जालिकाओं के संपर्क में रहती हैं और ये अंतः कोशिका द्रव्य से जल को एकत्रित करने का कार्य करती हैं। सेकेंड जो स्ट्रक्चर होती है वह होती है एम्प्यूला। एम्प्यूला नाल का जो फूला हुआ भाग होता है उसे कहते हैं। इसके अंदर हमें डायस्टोल और सिस्टोल जो है वह देखने को मिलता है, जो जल के भरने से फूल जाती हैं। ये एम्प्यूला जो होती हैं वे क्या होती हैं, जल के भरने से फूल जाती है। रेडियल कैनाल के द्वारा रेडियल कैनाल के द्वारा जो जल लाया जाता है एंडोप्लाज्म से, उसके कारण ये फूल जाती हैं। नेक्स्ट पार्ट है नेक रीजन। इसके द्वारा जो एम्प्यूला है वह आशय से जुड़ा हुआ रहता है। आशय व फीडर नाले लचीले तंतुओं के समूह से घिरी रहती हैं। ये संकुचनशील रिक्तिका के संकुचन को नियंत्रित करती हैं। पैरामीशियम में एक संकुचनशील रिक्तिका सिस्टोल प्रावस्था में तथा दूसरी जो रिक्तिका होती है वह डायस्टोल प्रावस्था में होती है। प्रत्येक रिक्तिका एक छोटी सी नली द्वारा शरीर के पृष्ठ सतह पर स्थायी छिद्र के द्वारा खुलती है। अगर मैकेनिज्म के बारे में हम बात करें तो मैकेनिज्म के बारे में अगर हम बात करें तो नेफ्रेडियल ट्यूब्यूल्स द्वारा जो अंतःद्रव्यी जालिकाओं में से जल अरीय नालों में लाया जाता है। जो नेफ्रेडियल ट्यूब्यूल्स हैं इनसे जो वाटर है वह रेडियल नाल्स जो कैनाल्स हैं इनके अंदर लाया जाता है और जल भरने के साथ साथ रिक्तिका जो होती है वह बड़ी होती जाती है और इसके अंदर हमें डायस्टोल स्टेज देखने को मिलती है और एक निश्चित सीमा तक पहुंच करके रिक्तिका जो होती है वह एकदम सिकुड़ जाती है। इसके अंदर हमें जो सिस्टोल है वह देखने को मिलता है और जो सारा जल होता है, जो सारा वाटर होता है वह कैनाल के द्वारा बाहर की साइड निकाल दिया जाता है। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं, प्रकुंचन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड वैक्यूल्स के बारे में। फूड वैक्यूल्स के बारे में हम बात करें तो पैरामीशियम में जो एंडोप्लाज्म है इसके अंदर बहुत सारी अकुंचनशील खाद्यधानियाँ हमें देखने को मिलती हैं। जो पैरामीशियम का स्ट्रक्चर आपके सामने दिया हुआ है इसमें आप बहुत सारे फूड वैक्यूल्स को देख सकते हैं। ये आकार में वृत्ताकार होती हैं, निश्चित पथ पर गति करती रहती हैं और खाद्यधानियों को वोल्कोवस्की ने गैस्ट्रियोल के नाम से भी पुकारा। पैरामीशियम में भोजन का संग्रह और जो पाचन होता है वह इन फूड वैक्यूल्स के द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कोशिका गुद साइटोपेज। यह पैरामीशियम में अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए एक निश्चित छेद होता है जिसे हम कोशिका गुद कहते हैं। यह पश्चशिरे के पास कोशिका जो मुख होता है उसके पीछे हमें देखने को मिलता है। डायग्राम में आप जो है इसको देख सकते हैं साइटोपेज को। नेक्स्ट है ओरल एपरेटस या मुख उपकरण। पैरामीशियम में मुख खांच से अधर तल व पीछे की ओर एक नली के समान मार्ग पाया जाता है। मिड में जो ओरल ग्रूव है इसके पास में आप ओरल एपरेटस को देख सकते हैं। जो नली के समान ये मार्ग होता है इसे हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। वेस्टिब्यूल पीछे की ओर बकल कैविटी में खुलता है। बकल कैविटी एक छोटे छेद के द्वारा साइटोफेरिंक्स के अंदर खुलती है और इस छिद्र को ही हम साइटोसोम कहते हैं। जिस छिद्र के द्वारा जो बकल कैविटी है वह साइटोफेरिंक्स में खुलती है उस छेद को हम कहते हैं साइटोसोम। यहाँ पर ही जो फूड वैक्यूल्स हैं इनका निर्माण किया जाता है। बकल कैविटी में पक्षमाभों की एक पंक्ति पाई जाती है। यहाँ पे डायग्राम में आप बकल कैविटी का जो स्ट्रक्चर है इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ में इसके साथ पाए जाने वाले जो पक्षमाभ हैं सीलिया, इनको देख सकते हैं। इनकी एक लाइन पाई जाती है जिसे हम एंडोरल मेम्ब्रेन कहते हैं। यह जो बकल कैविटी है उसके दाहिने भाग की ओर स्थित होती है। इसी प्रकार बाईं ओर पक्षमाभों की 4 पंक्तियों के 3 समूह हमें देखने को मिलते हैं। ये पक्षमाभ मुख गुहिका जो बकल कैविटी होती है इसके एंडिंग जो सिरा होता है वहाँ तक पाई जाती है। इन्हें हम वेंट्रल पेनिक्यूलस या डोर्सल पेनिक्यूलस या हम कहें क्वाड्रुलस कहते हैं। एंडोरल कला से कोशिका मुख तक एक रिब्ड पेलिकल पाई जाती है। अब हम बात करते हैं पैरामीशियम में लोकोमोशन चलन के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं पैरामीशियम में जो लोकोमोशन होता है वह पक्षमाभों सीलिया की सहायता से होता है। इस प्रकार के मूवमेंट को हम सीलियरी मूवमेंट कहते हैं। पहले हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। पैरामीशियम में संख्या में अगर हम बात करें तो 10,000 से लेकर 14,000 तक सीलिया हमें देखने को मिलते हैं। ये 1500 माइक्रोन या इससे अधिक माइक्रोन पर सेकंड की जो चाल है इससे गति करते हैं। पैरामीशियम चलन करते समय अपने अक्ष पर घूमते हुए गति करते हैं। इस गति को हम पेंडुलम के समान ओसिलेशन के रूप में देख सकते हैं। प्रत्येक जो ओसिलेशन होता है इसमें 2 स्ट्रोक हमें देखने को मिलते हैं। डायग्राम के अंदर दोनों स्ट्रोक हैं आघात हैं, इनको दिखाया गया है। एक स्ट्रोक होता है इफेक्टिव स्ट्रोक या हम कहें प्रभावी आघात। दूसरा स्ट्रोक होता है रिकवरी स्ट्रोक या हम कहें पुनः प्राप्ति आघात। जो इफेक्टिव स्ट्रोक है जिसे ए डायग्राम के अंदर दिखाया गया है यह तेजी से होता है और इस दौरान जो सीलिया है वह कुछ वक्रित और दृढ़ रहता है एवं जल पर पतवार के समान आघात करता है। इसके परिणाम स्वरूप पैरामीशियम जो होता है वह जो स्ट्रोक है इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। नेक्स्ट जो स्ट्रोक होता है वह होता है रिकवरी स्ट्रोक या हम कहें पुनः प्राप्ति आघात। प्रभावी आघात के तुरंत बाद में यह स्ट्रोक होता है और इस दौरान जो सीलिया होता है वह पूरी तरह से झुका हुआ रहता है जिससे जल की लहर के साथ कम से कम इस प्रतिरोध उत्पन्न करे एवं पक्षमाभ अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। पैरामीशियम में सभी जो पक्षमाभ होते हैं वे एक साथ गति नहीं करते हैं एवं गति करने के लिए स्वतंत्र भी नहीं होते हैं। एक लंबी पंक्ति में लगे हुए पक्षमाभ इस प्रकार दोलन करते हैं कि आगे वाला जो सीलिया होता है वह अपने पीछे वाले सीलिया से कुछ आगे की ओर रहता है। इस प्रकार एक लंबी पंक्ति के जो सीलिया होते हैं वह आगे से पीछे की ओर एक के बाद एक गति करते हैं। इस प्रकार की गति को हम मेटाक्रोनल रिदम कहते हैं। इसके विपरीत अगर एक लंबी पंक्ति के सभी पक्षमाभ एक साथ गति करते हैं तो इस प्रकार की गति को हम सिंक्रोनल रिदम कहते हैं।
पक्षमाभों की जो गति होती है वह न्यूरोमीटर तंत्र जो होता है उसके द्वारा कंट्रोल की जाती है। पैरामीशियम आगे की ओर गति करते समय सीधा गति न करके अपने अक्ष पर घूमते हुए गति करते हैं। जिस प्रकार अपने अक्ष पर घूमते हुए गति करते हैं। गति का जो कारण होता है वह पैरामीशियम के शरीर के पक्षमाप का ठीक पीछे की ओर दोलन न करके बल्कि कुछ दाहिने तिरछी ओर दोलन करने के कारण इस तरह का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। मुख खांच के पक्षमाभों का तिरछे और अधिक तेजी से गति करने के कारण हमें यह जो अपना जो पैरामीशियम है इसका जो मूवमेंट है वह सीधा गति ना करके अक्ष पर घूमते हुए गति करते हुए दिखाई देता है। पीछे की ओर गति करते समय पैरामीशियम हमेशा जो सीधा मार्ग है उसी पर गति करता है, अक्ष पर घूमता नहीं है। अब हम बात करते हैं पैरामीशियम में न्यूट्रिशन पोषण के बारे में। पैरामीशियम एक होलोजोइक प्राणी समभोजी प्राणी है। इसका जो भोजन होता है वह मुख्यतः जीवाणु, छोटे प्रोटोजोआ, एक कोशिकीय पौधे जैसे शैवाल, डाइटम, ईस्ट और मृत और सड़ते हुए जो कार्बनिक पदार्थों के छोटे टुकड़े होते हैं इनके ऊपर यह फीडिंग करता है। पैरामीशियम में पोषण के लिए जो मैकेनिज्म है वे हम देखते हैं। सबसे पहला मैकेनिज्म होता है फीडिंग मैकेनिज्म, अशन विधि। तो जो अशन विधि होती है ये कैसे होती है? जैसा कि हम जानते हैं पैरामीशियम क्या होता है, एक सेलेक्टिव फीडर होता है इसमें पक्षमाभ द्वारा जलधारा बनाए रखी जाती है। वह इस जलधारा के साथ आए भोजन के कणों को ग्रहण कर लिया जाता है। जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं, हमने पहले जब बकल एवरेटस मुख जो तंत्र है इनके बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि यहाँ पे सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं। तो इन सीलिया की जो मूवमेंट है उसके द्वारा एक जलधारा बनाई जाती है और इस जलधारा के साथ आए हुए भोजन के कणों को ग्रहण कर लिया जाता है। पैरामीशियम जल में जहाँ भोजन की मात्रा अधिक होती है वहाँ तैरता रहता है। पैरामीशियम में भोजन साइटोसोम के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। हमने बात की थी बकल कैविटी और साइटोफेरिंक्स को जोड़ने वाली जो छिद्र होता है उसे हम कहते हैं साइटोसोम। उसके द्वारा फूड को ग्रहण कर लिया जाता है। कोशिका मुख गुहिका के तल पर स्थित होता है। जो साइटोसोम है वह बकल कैविटी के बेस पर स्थित होता है। पैरामीशियम को जब भोजन ग्रहण करना होता है तब ओरल ग्रूव के पक्षमाभों में लगातार स्पंदन होता है। वह भोजन कणों सहित जल की धारा जो भोजन कणों के सहित जो जल की धारा होती है, वाटर जो करंट होता है वह बकल कैविटी की ओर बहता है। प्रगाहन के पक्षमाभ भोजन कणों को मुख गुहिका की ओर जाने देते हैं। इस प्रकार जो पैरामीशियम है वह सिर्फ छोटे भोजन के कण को ही मुख गुहिका में जाने देता है। बड़े जो कण होते हैं उनको अस्वीकृत कर बाहर निकाल देता है, इसलिए हम इसको सेलेक्टिव फीडर कहते हैं। वह मार्ग जो भोजन के कणों को मुख गुहिका की ओर ले जाता है उसे हम कहते हैं सिलेक्शन पाथ। डायग्राम के अंदर आप सिलेक्शन पाथ ऑफ फूड देख सकते हैं। वहीं दूसरा जो पाथ होता है जो कि अस्वीकृत भोजन कणों को प्रगाहन से बाहर निकालता है उसे हम रिजेक्शन पाथ कहते हैं। सेलेक्टिव भोजन के जो कण होते हैं वह प्रगाहन से कोशिका ग्रसनी से गुजरकर कोशिका मुख तक जाते हैं और यहाँ पर एक आशय में इकट्ठा हो जाते हैं और अंत में एक फूड वैक्यूल बन करके अलग हो जाती है। पैरामीशियम में एक फूड वैक्यूल के बनने में 5 मिनट का समय लगता है। खाद्य धान्यों का बनना, भोजन की आपूर्ति व अशन की जो फीडिंग की जो दर होती है, रेट होती है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डाइजेशन। सेकंड, न्यूट्रिशन में सबसे पहले होगा जो फीडिंग मैकेनिज्म पाई जाएगी और फीडिंग मैकेनिज्म के दौरान फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखते हैं डाइजेशन। पैरामीशियम में अगर हम डाइजेशन को देखें तो अंतःकोशिकीय पाचन देखने को मिलता है। प्रत्येक जो खाद्य धानी होती है
प्रत्येक जो फूड वैक्यूल होती है इसके अंदर भोजन के चारों ओर जल की एक महीन परत हमें देखने को मिलती है। पैरामीशियम में फूड वैक्यूल कोशिका द्रव्य की धारा गति के कारण पूरे शरीर में एक निश्चित मार्ग में घूमती रहती है। खाद्य धानी के इस प्रकार की गति को हम साइक्लोसिस कहते हैं। भोजन से भली भांति संतृप्त पैरामीशियम में इस प्रकार की कई सारी फूड वैक्यूल्स होती हैं जो कि एक निश्चित दिशा में भ्रमण करती हुई देखी जा सकती हैं। डायग्राम के अंदर हम पैरामीशियम के खाद्य दानी के पथ को देख सकते हैं। फूड वैक्यूल्स का जो भ्रमण पथ है वह देख सकते हैं। ये खाद्य दानियाँ सबसे पहले पीछे की ओर और फिर उसके बाद में आगे की ओर तथा यहाँ से फिर पीछे की ओर अधर तल पर कोशिका गुदा जो होता है, साइटोपेज जो होता है, इसके समीप जाकर के फट जाती हैं। इनकी इसी यात्रा के दौरान भोजन का पाचन और स्वांगीकरण होता है। अंतःकोशिका द्रव में उपस्थित लाइसोसोम द्वारा स्रावित एंजाइम प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज और लाइपेज आदि भोजन का पाचन करते हैं। भोजन यहाँ पहले अम्लीय माध्यम में, बाद में क्षारीय माध्यम में जाता है। पचा हुआ जो भोजन होता है वह खाद्य धानी से विचरित होकर के कोशिका द्रव्य में चला जाता है। अब हम बात करते हैं ईजेशन या बहिक्षेपण के द्वारा। तो जो अपचित भोजन होता है वह उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और अपचित भोजन के शरीर से बाहर निकालने की इस प्रक्रिया को हम बहिक्षेपण या इजेशन कहते हैं। पैरामीशियम में बहिक्षेपण कोशिका गुदा साइटोपेज के द्वारा किया जाता है। भोजन के पाचन व स्वांगीकरण के साथ खाद्य दानी जो होती है, फूड वैक्यूल जो होती है, उसकी साइज़ छोटी होती हुई चल जाती है और अंत में सिर्फ इसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड है वही शेष रह जाता है और इस अनडाइजेस्टेड फूड को साइटोपेज कोशिका गुदा के द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। थैंक यू।